हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि सुबह 10 बजे की आपकी क्लास सुपर टेट के लिए चल रही है, जिसमें हम लैंग्वेज देखते हैं। लेकिन आज जो है मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। एक्चुअली काफ़ी दिन से लैंग्वेज बस चल रहा था और रिवीजन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने आज जो है रीजनिंग और कंप्यूटर सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया इसमें, ताकि इसका रिवीजन हो जाए। हालांकि हम काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं। एक प्लेलिस्ट भी बनी है रीजनिंग एंड कंप्यूटर के नाम से, अलग से इसमें थ्योरीज भी हैं और प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे। तो अभी चलिए आज हम लोग क्विक सा रिवीजन करेंगे, और बाकी जो हमारी लैंग्वेज क्लास है वो तो डेली चलेगी ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले देख लेंगे फटाफट से कंप्यूटर के क्वेश्चंस, क्योंकि कंप्यूटर बहुत टफ नहीं आता है। एक्चुअली रीजनिंग कंप्यूटर दोनों ही सुपर टेट में बहुत टफ नहीं आता है। हाँ, अब जिनका वो सब्जेक्ट कभी नहीं रहा है उनके लिए वो थोड़ा टफ लग सकता है, बाकी फंडामेंटल्स ही आते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स ब्लैंक का एक प्रकार है, टेप, प्रिंटर, डिस्क या बस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर हो जाता है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है और ये जनरली क्या करता है कि लो रिजोल्यूशन इम्पैक्ट जो है वो प्रिंट करता है। कंप्यूटरों के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी वर्ड बहुत सुनने को मिलता है, इसका क्या अर्थ है। सॉफ्टवेयर प्रयोक्ता के लिए सही काम कर रहा है, यह जॉब को हैंडल करने के लिए वर्सेटाइल है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है, सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के साथ ही चल रहा है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए आपका जो सही आंसर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है, मतलब कंपैटिबल है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। संख्याओं की और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक्स पैकेज या फिर स्प्रेडशीट। और सही उत्तर होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको संख्याओं का और सांख्यिकी गणनाएं अगर करनी है तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सबसे बेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि फार्मूलाज ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, कैलकुलेशन आप इसमें ईजिली कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं, डाटा को जो है आप चार्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं कंपेयर कर सकते हैं। और कैलकुलेशन तो सारी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल दोनों ही तरह की कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, अधिकांश घरों में आम हैं, में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, या उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा विरले ही प्रयोग किए जाते हैं। मूवीज़ वगैरह में तो बहुत देखने को मिलते हैं ना, क्रिश है, ये है, वो इसमें सुपर कंप्यूटर ही दिखाते हैं सब में। तो चलिए देख लेंगे इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है, इसमें हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ये वाला जो लाइन है वो बिल्कुल सही है इसके लिए। और इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़े होते हैं, अच्छा मेंटेनेंस चाहिए होता है, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक प्रोसेसरों की सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, कौन करता है। प्रोसेसर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, कंट्रोल यूनिट यानी कि CU, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM, या फिर एक्सपेंशन स्लॉट। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, जो भी प्रोसेसर में एक्टिविटीज़ हो रही है उनको कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, ये काम कंट्रोल यूनिट का है। तो CU इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बेसिकली आपका जो CPU होता है, CPU के बारे में सबको पता होगा, है ना, कंप्यूटर का दिमाग भी हम उसे कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसकी फुल फॉर्म है। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU और MU। तो MU यानी मेमोरी यूनिट का काम होता है स्टोर करना, कंट्रोल यूनिट का काम पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का मतलब जितनी भी गणितीय या लॉजिकल गणनाएं होती हैं उनको उनकी प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट देखेंगे, ALU में ब्लैंक के मेमोरी स्पेस का प्रयोग होता है या होते हैं, वॉट एवर, रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। किसके मेमोरी स्पेस का यूज़ होता है ALU में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर। रजिस्टर एक्चुअली क्या होता है कि अब जैसे ALU का मैंने आपको ऊपर ही काम बता दिया कि जितने भी अरिथमेटिकल या लॉजिकल
प्रोसेसिंग होती है, वो सब ये कुछ करता है। तो इसके लिए इनपुट वो क्या से लेता है, रजिस्टर, जो भी हम इनपुट देते हैं वो रजिस्टर में जाकर स्टोर रहती है, और वो वहाँ से इसको इनपुट को लेता है, सॉरी ये क्रॉस हो गया, वहाँ से वो सारा इनपुट लेता है और उसको फिर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट को फिर वो रजिस्टर में ही डाल देता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के करीब से कनेक्टेड है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी और टेम मेमोरी। एंड इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेन मेमोरी। कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ब्लैंक में ट्रांसलेट करता है, मशीन लैंग्वेज, एल्गोरिदम, डीम्ड प्रोग्राम और जावा। कंपाइलर, ये मैंने इसकी थ्योरी पढ़ा रखी है, ठीक है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, क्योंकि हम प्रोग्राम जो लिखते हैं बेसिकली हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हम वही समझ सकते हैं ना, सबको आसान पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर तो नहीं समझता वो इंग्लिश के वर्ड्स, तो उसको एक बार मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता है, तभी वो कुछ उसमें प्रोसेसिंग कर पाएगा, ये तभी वो प्रोग्राम को रन कर पाएगा। तो ये ट्रांसलेशन का काम जो है वो कंपाइलर करता है। इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, बट कंपाइलर में पूरे कोड एक साथ हो, एक पैरेलल तरीके से होते हैं, और इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन होते हैं, इतना बस दोनों में डिफरेंस होता है। जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस या फिर स्टोरेज डिवाइस। ऑब्वियसली जो स्टोर करेगी, संग्रह करेगी, वो स्टोरेज डिवाइस ही कहलाएगी, तो यहाँ पे सही आंसर यही हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस, यूटिलिटीज़, एल्गोरिदम्स, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। ज़्यादातर काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट हैंडल नहीं करता है, वो कौन हैंडल करता है वो सारे काम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यूटिलिटीज़ जो है करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, ठीक है। हम लोग जब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ाया था मैंने आपको थ्योरी, तो उसमें बताई हुई थी कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, फिर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आप पर्टिकुलर कोई काम करते हैं ना, जैसे कि एडिटिंग कर रहे हैं तो किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करेंगे, कोई लेटर लिख रहे हैं तो MS वर्ड पे लिखेंगे, इस तरह से ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के रख रखाव में, और बाकी सारे जैसे डिस्क क्लीनर ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये बाकी के कंप्यूटर के बहुत सारे कामों को ये हैंडल कर लेता है। चलिए आ जाते हैं थोड़ा सा रीजनिंग पे, और सिंपल से ही क्वेश्चन है, एक रिवीजन पर्पज़ से ही यहाँ पे मैंने दिया है, तो क्वेश्चन उसी टाइप से इंक्लूड है। यहाँ पे आपको क्या करना है, उस ऑप्शन को चुनना है जो बाकी तीनों से भिन्न है, यानी ऑड वन चुनना है, 100, 64, 25 या फिर 216। कॉमन सेंस लगानी है, क्या एक बैठ सकता है इन सभी में। जैसे अगर हम एक नज़र से देखते हैं कि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से, तो फिर उस हिसाब से हम हमारा आंसर हमको ये लगेगा। लेकिन अब बात ये है कि लॉजिक क्या लगी है, जिसने आपको क्वेश्चन दिया है उसने क्या लगा कि क्वेश्चन दिया है, बात सही उसी का होगा, उसी का माना जाएगा। तो इस वजह से हर तरह से 2-3 लॉजिक लगा लगा के देख लीजिए। 2 वाला तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर अगर 2 से बात हो जाएगी, ये 2 से, ये 2 से, 100 जो है वो भी 5 से भी तो हो जा रहा है, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी आ रही है, इसमें भी सिमिलैरिटी आ रही है, क्लैश कर रहा है। तो 2 वाला तो मत देखिए और कुछ सोचिए, ठीक है। चलिए देख लेंगे क्या आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही होगा। अलग है ये सबसे, क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी संख्याएं हैं वो क्या है, आपस में जो है पूर्ण घन है, आपस में पूर्ण घन है ये सारी संख्याएं। जैसे कि 64 को हम लिख लेंगे तो 64 मतलब होता है 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। 125 को हम लिखते हैं तो 5 गुणे 5 गुणे 5, राइट। 216 भी होता है 6 गुणे 6 गुणे 6, लेकिन 10 जो होता है वो किसी का घन नहीं है, 10 गुणे 10 यानी कि स्क्वायर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस तर्क से सही हो जाता है।
और बाकी अपने अपने इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है क्योंकि कई तरह से क्वेश्चंस क्लैश करते हैं। सही वही होगा जो एग्जामिनर ने सोच रखा होगा, है ना। चलिए देख लेंगे। यहाँ पे एक मिसिंग नंबर आपको बताना है 1.5, 2.3, 3.1, 3.9, उसके बाद क्या आएगा। डिफरेंसेस देखते चलिएगा कितने कितने का आ रहा है, उस हिसाब से आप अगला नंबर गेस करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1.5 के बाद 2 पॉइंट, मतलब मान लीजिए अगर कोई स्केल होती कि यहाँ पे 1.5 होता, फिर 1.6 होता, इस तरह से हम ऐसे एक एक पॉइंट गिनते हैं क्योंकि पॉइंट्स में दिए तो पॉइंट्स में ही गिनना पड़ेगा। तो 1.5 के बाद 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2 और फिर ये आ रहा है 2.3। तो मतलब कितने का डिफरेंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि प्लस किया गया है इस नंबर के बाद इस नंबर को लाने के लिए प्लस किया गया है 0.8, 8 पॉइंट्स जो है प्लस किए गए हैं। अब देखिए क्या यही रिलेशन इसमें भी बन रहा है, इससे इसमें भी बन रहा है। 2.3 है, 2.4, 2.5, 6, 7, 8, 9, 3, 3.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, यानी कि 0.8 ही सब में प्लस हो रहा है। तो परेशान नहीं होना है, इसमें 0.8 प्लस कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 3.9 है तो हुआ 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 एंड 4.7, 4, 4, 8 है ना। तो आंसर आएगा आपका 4.7। अगला जो नंबर यहाँ पे आना चाहिए वो होना चाहिए 4.7। यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है, मैं लगा दिया। नेक्स्ट देख लेंगे। अब ये ABCD करके है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में है, इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या आएगा, हमेशा प्लेस वैल्यू देख लिया करिए या फिर क्या रिलेशन दोनों के बीच बन रहा है ये देख लिया करिए। जस्ट गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, आप फटाफट से गेस करिए, इसके बाद मैं तो बताऊंगी। एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे LXF इन सबको नहीं देखिए आप रिलेशन, क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर से नेक्स्ट ऑप्शन से देखना है, तभी तो यहाँ नेक्स्ट निकाल पाएंगे। तो हम पहले का पहले से ऐसे देखते चलते हैं। तो हम देख रहे हैं L, जब ABCD पढ़ते हैं तो LMNO, मतलब एक साथ ही तो लिखा है, एक लाइन से लिखा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा P आना चाहिए, ठीक है। तो हमें एक मिल गया क्या, P। अब इसी तरह से हम सेकंड देखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे X लिखा है, X के बाद सीधे T लिखा हुआ है, यानी कि X के बाद तो T नहीं आता, X के पहले T आता है। और कितने पहले आता है ये देखिए, ABCD पढ़िएगा, STUVWX, मतलब 4 पहले, X के 4 पहले क्या आता है, T आता है। T के कितने पहले P आता है ये देख लीजिए एक बार, OPQRST, है ना, 4 पहले ही T भी आता है, 4 पहले P आएगा, ठीक है। फिर पढ़िए, P के 4 पहले L आता है कि नहीं आता है, LMNOP, हाँ ठीक है, ये भी सही है। तो मतलब कि इसी तरह से हमें L के 4 अल्फ़ाबेट पहले क्या आता है ये निकालना है। पढ़ लीजिए ABCD फटाफट से, 4 पहले आएगा H, क्लियर। अब देख लीजिए ये कैसे लिखा है, FJNR, ये किस तरीके से आया। हालांकि हमें आंसर तो मिल ही चुका है, यहाँ पे PHV वाला हो जाएगा, HPH आ गया तो, बट फिर भी समझ लीजिए कि कैसे हुआ है। तो F के बाद ABCD पढ़ेंगे तो FGHIJ, राइट, 4 पहले जो है J आया, फिर J के 4 बाद में, नॉट पहले, फिर J के 4 बाद में अगर इसमें +4 करेंगे तो N आ जाएगा, है ना, JKLMN। फिर N में 4 प्लस करेंगे तो R आ जाएगा, है ना, MNOPQR, 4 प्लस करने पे R आया। तो अब R में भी 4 प्लस करिए, जो आएगा वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आएगा V, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। इतना डिटेल बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, इतना ईजी क्वेश्चन था, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। XW की तुलना में गरीब है लेकिन B जितना गरीब नहीं है, CX जितना गरीब नहीं है, तो सबसे गरीब कौन है। अच्छा प्रश्न, गेस करिए फटाफट से। XW की तुलना में गरीब है, ठीक है, मतलब कि X जो है वो बेचारा गरीब है W से,
है ना। ये वाला जिसकी तरफ मुँह खुला रहता है वो ज़्यादा होता है ना, तो भाई डब्लू के पास ज़्यादा पैसे हैं एक्स की अपेक्षा। अब लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, यानी कि एक्स जो है वो इससे तो गरीब है पर बी से गरीब नहीं है, बी से अमीर है। तो बी ये हो गया आपका, बी से थोड़ा अमीर है एक्स। अब सी एक्स जितना गरीब नहीं है, सी जो है वो एक्स के जितना गरीब नहीं है, मतलब कि सी जो है वो एक्स से अमीर है। अब चाहे वो यहाँ पे लगा दीजिए, चाहे, क्योंकि इसका कोई मेंशन यहाँ पे नहीं हुआ है तो बाद में भी आप लगा सकते हैं, ऐसे इधर भी लगा सकते हैं सी, तो भी सिचुएशन जो है, कंडीशन जो है वो सही बैठेगी। अब कुल मिला के बताना है कि सबसे गरीब कौन है, तो जो सबसे कम जिसके पास देख पैसे हैं, सबसे इधर पे फंस रहा है, वही आपका सबसे गरीब हो गया, क्योंकि भाई एक्स भी इससे अमीर है, डब्ल्यू भी है, सी भी है, सबके पास इससे ज़्यादा पैसे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है, बी। यदि डीन को NOKX लिखा जाए तो नीड को उस कूट भाषा इस कोड में क्या लिखा जाएगा? अच्छा प्रश्न और सिंपल भी। सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आप इसको पहले डीन लिख लीजिए, ये तो मैंने कई बार समझाया भी है। उसके बाद इसके लिए क्या प्रयुक्त हुआ है ये लिख लीजिए, कौन सा कोड यूज़ हुआ है ये लिख लीजिए। अब करना क्या है, आपको नीड के लिए कोड बताना है, तो नीड मतलब एन के लिए क्या, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नीड पहले, तो ईजी रहेगा। तो देखिए एन के लिए एक्स यूज़ होता है, तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए। फिर ई के लिए क्या यूज़ हुआ है, ओ यूज़ हुआ है, तो ओ, इस ई के लिए भी ई के लिए ओ ही यूज़ हुआ है, तो ओ। फिर डी के लिए क्या यूज़ हुआ है, एन, तो एन, तो क्या आना चाहिए, XOO N। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही, सॉरी नॉट ए, इट्स डी, सही हो जाता है आपका, ठीक है, XOO N, फाइन। ऑल राइट, एक क्वेश्चन और देख लेंगे। राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण, तो अपने घर से कितने किलोमीटर दूर था? ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपका 2 बार सुपर टेट हुआ है, आता है ये क्वेश्चन निश्चित रूप से। ये राम का घर है, चलिए मान लेते हैं ये राम का घर है, इधर नहीं बीचों बीचों बनाते हैं, ठीक है, ये राम का घर है, यहाँ से ये 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, उत्तर मतलब ऊपर, अगर आपको ऐसे नहीं याद होता है पूरा पश्चिम, तो उत्तर मतलब ऊपर, कॉपी में बनाएंगे तो उत्तर जाएगा ऊपर, तो ये 4 किलोमीटर ऊपर गया। फिर वो 3 किलोमीटर पश्चिम गया, ठीक है, पश्चिम मतलब बाएं होता है आपका, तो ये कॉपी में मतलब जब आप बनाते हैं तो बाएं बनता है पश्चिम, तो ये हो गया पश्चिम 3 किलोमीटर, ज़्यादा देखने में ज़्यादा हो गया है पर मान लीजिए 3 है। और फिर 8 किलोमीटर दक्षिण, तो उत्तर ऊपर है तो दक्षिण उसका अपोजिट होता है, नीचे होगा, तो 8 किलोमीटर ये जाएगा दक्षिण। अब बताना है अपने घर से वो कितना दूर है, उसका घर कहाँ है, यहाँ पर है, यानी कि आपको ये वाली जो दूरी है वो निकालनी है। कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी, क्योंकि ये 3 किलोमीटर है तो ये भी तीनों 3 किलोमीटर ही होगा, ये और ये एक ही नाप के होंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि सीधी लाइन में आया हुआ है, तो ये भी 3 है। और ये कितना होगा, ये कितना होगा भाई, ये 4 है तो ये भी 4 हुआ, 8 में से 4 तो यही हो गया, तो बचा ये 4, ठीक है। तो हमें 2 का पता चल गया मेज़र, 3 और 4, आपको ये इसका निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए लगा देते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको ए नहीं देंगे, ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये ऐसे हमारा बना है, मान लीजिए जो हमें निकालना है, ये है 3, ये है 4, ये हमें निकालना है, हम इसको नाम दे देते हैं ABC, ऐसा नाम दे दिया मतलब एक ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नाम दे दिया। तो अभी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपका ये क्या होगा, इसका सम और इसका सम का स्क्वायर इसके सम के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर होगा x के स्क्वायर के, x हमें भी नहीं पता है क्या है, चलिए निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर होगा x का स्क्वायर। अब अगर सिर्फ x का निकालते हैं तो ये 16 और 9 जो है वो अपना अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ऐसा ही ना, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे अंडर रूट लग गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 और 9 जोड़ देंगे तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 25। अब 25 का जब अंडर रूट हटाएंगे, यानी कि 25 किसका स्क्वायर है ये आपको पता होना चाहिए,
तो 5 का गुणा 5 से करते हैं, 5 गुणे 5 तो आता है 25। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5। तो आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, 5। और ये बेसिक मैथ है, ये आप 6th 7th 8th क्लास के मैथ्स लगा लीजिए एनसीईआरटी की, तो ये सारी चीज़ें आपको बन जाएंगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो ये हमारा सेशन था छोटा सा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।